हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का प्रश्न पत्र को हल करेंगे व्याख्या सहित। ओके, सबसे पहले भारतीय इतिहास और उसमें भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ओके, तो एक तरफ है पुरातात्विक स्थल, एक तरफ है वर्तमान स्थान। नेवासा, ईशमपुर, डिडवाना, गुड़ियाम गुफा। ठीक है, तो इन्हें मैच करना है। यहाँ पर आपका आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? आपका राइट तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं। ए का हो जाएगा नेवासा का हो जाएगा महाराष्ट्र, और ईशमपुर का हो जाएगा कर्नाटक, और यहाँ पर डिडवाना का राजस्थान हो जाएगा, और गुड़ियाम गुफा का तमिलनाडु हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। ओके, एक बार आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। नेवासा महाराष्ट्र, ईशमपुर कर्नाटक, डिडवाना राजस्थान, गुड़ियाम गुफा तमिलनाडु। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है चरक संहिता। क्वेश्चन नंबर 3, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दोनों, 1 और 2 दोनों बात ये जो लिखी है दोनों बात सही है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, जबकि वायु, विष्णु और ब्रह्मांड पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से कौन से युग दर्शन प्रचारक सही सम्मिलित हैं? वैश्विक, पतंजलि, न्याय, गौतम, मीमांसा, कंडव, नक्कानंद, या फिर उत्तर मीमांसा, कपिल। कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो रहा है, न्याय, गौतम। दर्शन और प्रचारक हैं तो जैसे कि वैशेषिक है, इसके कणाद मुनि हैं। न्याय के गौतम, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा। जब ये इस तरीके से लिखा है, यह अलग अलग है। वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा कौन है? बादरायण। वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा के बादरायण। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? कौन करता है? मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी। तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल सुतकान-गैंडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। सुतकान-गैंडोर बलूचिस्तान। पूर्वी पुरास्थल आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में। उत्तरी पुरास्थल मांडा, जम्मू कश्मीर में, तथा दक्षिणी पुरास्थल देमाबाद, महाराष्ट्र में। ओके, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रमण है? तो कौन सा सही यहाँ पर? यूनानी, शक, कुषाण। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालक्रमण इस तरह से, पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण। निम्नलिखित में से कौन कवित्री पुस्तक सही सम्मिलित नहीं है पूछा है, सही सम्मिलित नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है दयाबाई, विनय मल्लिका, सहजोबाई, सहज प्रकाश, सोन कुमारी, स्वर्ण बेली की कविता गंगाबाई गणेश देव लीला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा गंगाबाई गणेश देव लीला। ये वाली गलत बात है, बाकी दयाबाई ये सब सही हैं दोस्तों। ओके, गंगाबाई कृष्ण भक्ति परंपरा की कवित्री थी। गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतंत्र ग्रंथ गंगाबाई के पद से प्राप्त हुआ। गणेश देव लीला पुस्तक कवित्री मधुर अली का है। जो गणेश देव लीला पूछा था वो कवित्री मधुर अली का है। वैदिक प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था? तो कौन था? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राजस्व कर जमा करने वाला। कौन था? राजस्व कर जमा करने वाला।
वैदिक कालीन प्रशासन में भागधू राजस्व कर जमा करने वाला अधिकारी होता था, जबकि अक्षभाव धूत अधिकारी एवं आय व्यय गणना दक्ष होता था। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संबंध रूप में है। वह भिक्षु थे, कौन थे? नागसेन थे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नो में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा हिंद यवन शासक मिनांडर मिलिंद के मध्यकालीन इतिहास से कुछ तरह से क्वेश्चन पूछे गए, देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये बात गलत है। बाकी जो भी लिखा है यहाँ पर इल्तुतमिश रजिया के पिता हैं, बिल्कुल सही है। गुलवदन बेगम बाबर की पुत्री, ये सही था। शाह तुर्कन इल्तुतमिश की पत्नी थी, शाह तुर्कन। ओके, बाकी ये वाला गलत है। हमीदा बानो बेगम मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी, ठीक है, हमीदा बानो बेगम। खरीदादार कौन था? तो कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। इससे कैसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, ये एक बार और देख लेते हैं। खरीदादार फरमानों को भेजने वाला अधिकारी होता था। खरीदा अरबी शब्द है जिसका अर्थ है चमड़े या रेशम की थैली। रियासत काल में शासकों का शाही पत्राचार इसी खरीदा थैली में पत्र लिखकर होता था। 12 क्वेश्चन बजाते। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जैसे कि एक तरफ है पुस्तक, एक तरफ है विषय। तो यहाँ पर पुस्तक है मिरात ए सिकंदरी, बंगाल का इतिहास बता रहा है। इसमें बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, और भी ऑप्शन है काफ़ी, और भी ऑप्शन है वहाँ, 2 हो गए। और यहाँ पर रियाज उस सलातिन हिंदू गवाह के पत्रों का संग्रह, रियाज उल ईशा गुजरात भेजे, इस तरीके से लिखा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर ना जाते हुए सीधे व्याख्या पर आ जाते तो व्याख्या में अच्छे से मालूम पड़ जाएगा। देखिए, मिरात ए सिकंदरी गुजरात विजय लिखी, इसमें ये विषय किसका? गुजरात विजय। पुस्तक है मिरात ए सिकंदरी, इसमें गुजरात विजय के बारे में बात की गई। ओके। बुरहान ए मासिर, इसमें बहमनी के अहमदनगर का इतिहास बताया गया है। रियाज उल सलातिन, बंगाल का इतिहास बताया गया है। इसमें रियाज उल इंशा, महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है। महबूब गवाह के पत्रों का संग्रह इसमें। तो यहाँ पर आपका आंसर ये वाला सारे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया गया है? दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तालिब अमूली, या फिर मुल्ला अबूदुल बाकी, या फिर मिर्जा मोहम्मद अली, या फिर अजुद्दीन खान। किसका? नागरकोट, यहाँ पर एक मिनट, फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। तो किसने किया? अजुद्दीन खान ने। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का फारसी अनुवाद अजुद्दीन खालिद भी बोलते हैं इनको, ठीक है। कहीं खान आ गया, कभी खालिद आ गया, तो कंफ्यूज मत होना। खान और खालिद एक ही बात है यहाँ पर, ठीक है। यह अनुवाद कार्य दिलियाज ए फिरोजशाही के नाम से प्रसिद्ध है। यह अनुवाद, जैसे 300 पुस्तक थी संस्कृत की, तो उनको फिर क्या कर दिया? फारसी में अनुवाद कर दिया। तो फिर उसको क्या कहा गया? दलियाल ए फिरोजी, ठीक है, दलियाल ए फिरोजी शाही के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके, तो बालाजी, बाजीराव, नारायण राव, या फिर माधव राव। तो जैसे कि यहाँ पर जो पहले आते हैं उनके बारे में आपको पहले करना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कूट सही चुनना होगा। तो कूट यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो सबसे नंबर पर ये हो गए, 1 नंबर पर, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, और सेकंड नंबर पर, ठीक है, ये वाले ही होंगे बाजीराव फर्स्ट, और थर्ड नंबर पर होंगे माधव राव,
फोर्थ नंबर पे होंगे नारायण राव। फोर्थ नंबर पर कौन से होंगे? फोर्थ नंबर पर होंगे नारायण राव। इस तरीके से आपका ए ऑप्शन राइट हो जाता है। और हम अभी व्याख्या देख लेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। व्याख्या: बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 ईस्वी, बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740, माधव राव फर्स्ट 1761 से 1772, नारायण राव 1772 से 1773 ईस्वी। ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया था इस तरीके से, यहाँ पर सबसे पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गो हत्या को समाप्त किया? किसने किया था? जैनुल आबिदीन ने। 420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खान जय उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। ठीक है, तो शाही खां का ही नाम है जैनुल आबिदीन। ओके, और किसका भाई था? अली शाह का भाई। तो वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया। ऐसा करने वाला वह कश्मीर का प्रथम शासक था। उसने गो हत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार तथा राजतरंगणी का फारसी में अनुवाद किया गया था। अगला देख लेते हैं। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? मोहम्मद साके में। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सी टप्पा शैली बताई थी मैं? ठीक है, अब देख लेते हैं आधुनिक इतिहास से कैसे क्वेश्चन बने हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान, विद्रोह का आरंभ सही सम्मिलित नहीं है? नहीं है पूछा, सही सम्मिलित नहीं है। बाकी सब तीनों सही होंगे, बाकी एक गलत होगा। तो कौन सा है? यहाँ पर स्टार लगा है, स्टार लगा है, तो उसको छोड़कर सीधे व्याख्या पर ही आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन सा सही है। ठीक है, इधर देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का आरंभ सही सम्मेलन निम्न इस तरीके से, जैसे लखनऊ में 4 जून 1857 को हुआ था, झांसी में जून 1857 को हुआ था, मेरठ में 10 मई 1857 को हुआ था, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को हुआ था। जैसे कि ये सब नाम दिए गए, तो यहाँ से किसने विद्रोह किया था, यहाँ से किसने संभाली थी अपनी अपनी कमान, तो उस तरीके से आप नाम भी याद रख लेना और जो भी ये डेट है उनको भी याद कर लेना। ओके, इस तरीके से वो जो प्रश्न इन लोगों ने बनाया वो आयोग ने ही गलत कर दिया है। ओके, तो चलिए इधर देख लेते हैं। कुछ स्रोतों में लखनऊ में 1857 के विद्रोह के आरंभ की तिथि 4 जून 1857 दिया है, जबकि एनसीईआरटी कक्षा 12 की पुस्तक में लखनऊ में इस विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 30 मई 1857 दिया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में विकल्प बी को सही उत्तर माना। बी देख लेते कौन सा बी माना है इसने। ठीक है, तो बी वाला ये वाला माना है। ठीक है, झांसी 11 मई 1857 ईस्वी को माना है। ठीक है, ये वाला गलत है, ये वाली तिथि गलत है, ये माना। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी देखा बी ऑप्शन, बाकी आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो जो यहाँ पर मैंने अभी बताया था। ठीक है, चलो इतना बात पता चल गई आपको। चलो हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? कौन उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति थी। कौन थी? अनुशीलन समिति। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। दिल्ली में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंकने के लिए अनुशीलन समिति उत्तरदायी था। हार्डिंग बम कांड दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में प्रसिद्ध है। तो बाई चांस आ जाए लॉर्ड प्रथम, लॉर्ड द्वितीय, लॉर्ड तृतीय, लॉर्ड फोर्थ, इस तरीके से आ जाए ना, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था, अनुशीलन समिति इसकी उत्तरदायी थी। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो किसने किया था? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। अवध में होम रूल लिंग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। उन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी।
तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोनों, 1 और 2 दोनों बात बिल्कुल सही है। कौन कौन सी इन्होंने क्या क्या करा, उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी थी, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। किसने, इनका नाम है ई.वी. रामास्वामी नायकर। इनके बारे में और जान लेते हैं। ई.वी. रामास्वामी नायकर ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। वर्ष 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था, क्योंकि उनका मानना था कि पार्टी ने अपने नेतृत्व में गैर ब्राह्मणों की उपेक्षा की। केरल में बाय कौम त्रावणकोर नामक गांव में मंदिर प्रवेश को लेकर आंदोलन आरंभ हुआ। इस आंदोलन में ई.वी. रामास्वामी नायकर, पेरिया, के.पी. केशव मेनन, टी.के. माधवन तथा कल्लप्पन ने भाग लिया था। ओके, अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट। क्या था? रानी झांसी रेजिमेंट। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट स्थापित किया। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे, जिसका नाम था आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ओके, निम्नलिखित में से कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा तो पहले मातंगनी हाजरा, कनक लता बरुआ, और भी देख लेते हैं, और अरुणा आसफ अली और शांति घोष। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शांति घोष। ठीक है, तो बाकी सब थी इसमें महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन में। बाकी कौन नहीं रही थी? शांति घोष नहीं थी। ओके, तो एक बार व्याख्या और देख लेते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में शांति घोष भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं थी। दातव्य है कि दिसंबर 1931 में तत्कालीन बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। शेष अन्य विकल्पगत महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थी। तो बाई चांस इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि बंगाल की 2 स्कूली छात्राएँ शांति घोष और क्या कहते हैं सुनीति चौधरी ने एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो वो जिलाधिकारी वैसे अंग्रेजी होगा, इस वजह से उन्होंने उड़ा दिया उसको। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 23, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम तिथि थी? मोपला विद्रोह। ठीक है, तो ये सब पहले नंबर पे हैं, बाकी लास्ट में कौन है? मोपला विद्रोह। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार इनकी डेट देख लेते हैं, जस्ट वे थोड़ा सा देखिए। होम रूल आंदोलन 1916 में, जलियांवाला हत्याकांड 1919 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, सितंबर 1919 में। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। होम रूल आंदोलन 1916 में, जलियांवाला हत्याकांड अप्रैल 1919 में और खिलाफत आंदोलन सितंबर 1919 में। मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में। मोपला विद्रोह 1921 में। अब आ जाते हैं, इतने टोटल क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से बने थे 2023 में। अब आ जाते हैं भूगोल पर।